क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है। इस वीडियो में बात करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमारा चैप्टर है उसके एनसीईआरटी इंटेक्स्ट में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं या न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई नो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। बहुत आसान तरीके से सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व कराया जाएगा। जो भी इंटेक्स्ट के अलावा हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हैं उनकी अलग से वीडियो बनाएंगे। उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट पेज से। जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको कराए जाते हैं, अगर इनका पीडीएफ आपको चाहिए तो ग्रीन बोर्ड एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मैथ के, साइंस के जो भी क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं सभी का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। ग्रीन बोर्ड एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में आपको दिया गया है। बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो नई एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 172 पर हमारे पहला क्वेश्चन सामने है। इसमें दिया है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट जो मैंने आपको इस तरह से बताया था इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर वाली वीडियो में, इसका मतलब क्या है, क्या होता है भाई, इसको डिफाइन हमें करके बताना होगा। तो इसमें दिया है अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट है। जो भी हमारा ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, ये कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए। और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं भाई, इसमें आप देख सकते हो बल्ब है यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, इसमें वोल्ट मीटर एमीटर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो बैटरी है, स्विच है, इस तरह की चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। सिंपल सी एक डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, एक लाइन की, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें दिया है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। जो हमारा करंट होता है उसकी यूनिट आपको बतानी है। चैप्टर में मैंने आपको बताई थी A4 एम्पियर होती है इसकी यूनिट। ये तो एक वर्ड में आंसर हमने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में हमें चलना होता है। तो आंसर कुछ इस तरह से लिखना होगा, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। और एम्पियर क्या होता है, इफ 1C का मतलब होता है कूलाम, 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। जब किसी भी सर्किट में 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में तो उसको 1 एम्पियर कहा जाएगा। इसी तरह से हमें जो भी यूनिट होती है करंट की उसको डिफाइन कर देना है। डायरेक्ट ये लिख के मत आ जाना एम्पियर होगा तो नंबर कट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए। 172 पर हमारे और भी क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो बचे हैं, उनके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। इसी पेज नंबर 172 पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ये एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना है। ये 1, 2 और 3 नंबर में एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कई बार आया है, तो समझो इसको। इसमें है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। जो भी 1 कूलाम ऑफ चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आसानी से इसको फाइंड किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। चैप्टर वाली वीडियो में मैंने बताया था 1.6 इंटू में होता है 10 टू दी पावर -19 कूलाम। ये पहले जो भी मैंने अभी तक बताया है इतना जो है ना, ये 1 नंबर में कई बार आया है। अब 2 नंबर या 3 नंबर में जो क्वेश्चन है ना वो पूरा का पूरा इस तरह से भी आया है। अब जो भी हमारा 1 कूलाम चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, Q इक्वल्स टू NE, चैप्टर वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, और जो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मूला शीट मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड की है उसमें भी आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी चीजें हैं हम एक फॉर्मूला अपनी तरफ से ड्राइव कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम N से करते हैं, N से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन में चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N को यहीं पर रखेंगे, E को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, तो Q हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऊपर जो हमारा ये है ये Q आ जाएगा, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम E से डिनोट करते हैं। यानी कि जो ये फॉर्मूला मैंने बताया था इसमें हमारे पास Q अपॉन में E इक्वल्स टू में N, इस तरह से हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी तरफ से। N यही रहेगा, E डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वही तो हमारा फॉर्मूला बना है। N इक्वल्स टू में Q अपॉन में E,
अब वैल्यूज जस्ट हमें पुट करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n से डिनोट करते हैं, इसी को हमें फाइंड करना है। तो सिंपली जो हमारा चार्ज है Q कितना है, Q है भाई 1 कूलम ऑफ चार्ज, Q की वैल्यू यहां पर आ जाएगी हमारी 1। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू अभी अभी मैंने बताई है, ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू में 10 टू दी पावर -19 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.25 इंटू में 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन से। ये हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। दो चीजें आपने याद रखनी है बेसिकली, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एक नंबर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ये वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा फॉर्मूला तो पता आपको होना ही चाहिए। तो ये तीन चीजें याद करोगे जब जाके आपको 3 नंबर मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आते हैं नई एनसीईआरटी के पेज नंबर 174 पर। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें दिया गया है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। भाई किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कौन से डिवाइस का होता है। आसान सा एक वर्ड में आपने आंसर लिख देना है, बैटरी का या फिर सेल का काम होता है ये। ठीक है, आसान सा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है ये हमें समझाना है। तो भाई आसान सी भाषा में समझाओ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट। आगे हमारा आंसर शुरू होता है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एक कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए 1 जूल वर्क किया जाए तो उसको 1 वोल्ट कहा जाएगा। अब आपको पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको V से डिनोट किया जाता है, और V का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में Q होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो में भी, और फॉर्मूला शीट वाली जो वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी की उसमें भी। सभी इलेक्ट्रिसिटी वाली जितनी भी वीडियोस आज तक बनाई गई हैं जो आपकी हेल्प करेंगी इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में समझने के लिए, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, 1 वोल्ट इक्वल में हो जाएगा हमारा वर्क किस में होता है, जूल में। तो 1 जूल अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 जूल वर्क किया जाता है 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको 1 वोल्ट कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमने लिख दिया। इसको इस तरह से डिफाइन भी कर देना है और ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर देना है, तो पूरे नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। पेज नंबर 174 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया। अभी आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे इस पेज पर, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 174 पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आता है। इसमें है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। हर एक कूलम चार्ज को बैटरी 6 वोल्ट से पास कराने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये हमें बताना है। तो एक फॉर्मूला जो पीछे वाले पेज पर भी मैंने आपको बताया था, V इक्वल्स टू में पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है, ये होता है W अपॉन में Q। अब जो भी हमारा W होता है, वर्क डन इसको कहा जाता है, और एनर्जी जो होती है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि मैं फॉर्मूला क्या बना सकता हूं, V इक्वल्स टू में E अपॉन में Q मेरा फॉर्मूला यहां पर बन सकता है। और इसी फॉर्मूले का अगर मैं मॉडिफाई कर देता हूं तो देखो E की वैल्यू इस तरफ, मेरा जो E है वो एज इट इज रख लेता हूं मैं, और जो Q यहां पर डिनोमिनेटर में है इस तरफ शिफ्ट करने पर क्या हो जाएगा मेरे पास, V इंटू में Q हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूले को हम डिराइव खुद से कर सकते हैं। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी बात करते हैं। हमें चार्ज कितना दिया गया है, देखो ईच कूलम यानी कि हर एक कूलम की बात की गई है, यानी कि Q की वैल्यू हमारी यहां पर कितनी निकल कर आएगी, 1 कूलम ऑफ चार्ज यहां पर हमें दिया गया है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहां पर V की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, आप देखो 6 वोल्ट की बैटरी है तो यहां पर हमारे पास 6 वोल्ट आ जाएगा। इंफॉर्मेशन हमें यहां पर Q की और V की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू जस्ट हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला उसके लिए यहां पर हमें लिख लेना है, एनर्जी इक्वल्स टू में होता है हमारा V इंटू में Q। एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, V की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है, इंटू में Q की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, यहां पर 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो। एनर्जी की कितनी जरूरत होगी हमें, 6 इंटू में 1 करने पर 6 जूल एनर्जी की जरूरत होगी 6 वोल्ट की बैटरी से हर एक कूलम चार्ज को
पास कराने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना, कितना इजी था ये। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला शीट अगर आपने देखी है वीडियो तो सारे फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे या सही तरह से उनको लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारा कंप्लीट। इसी पेज नंबर के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इंटेक्स्ट में जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे हमारे क्वेश्चंस आते हैं पेज नंबर 181 पर। नई एनसीईआरटी बुक की बात चल रही है तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पेज पर आता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। जो भी रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आसान सा इसका आंसर हो जाएगा, आई होप पहले से आपको इसका आंसर पता होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स है, जो हमने चैप्टर वाली वीडियो की थी उसमें सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्क्राइब यहां पर कर दिए थे। सबसे पहला पॉइंट है ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ये मैंने आपको बताया था। बिल्कुल इसी तरह से ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा 1 में ए के, या फिर कह सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर बात आती है ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग, आयरन का अलग, ग्रेफाइट का अलग, अलग अलग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अगर जो भी हमारा कंडक्टर है रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बस यही पॉइंट्स लिख देने हैं। रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, 4 चीजें हैं, हमने लिख दी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स, व्हाई। देखो सिंपल सी बात की गई है, सेम मटेरियल लिया गया है, उसका एक मोटा तार बना लिया गया है, एक पतला तार बना लिया गया है। हमें बताना है किसमें करंट तेजी से फ्लो करेगा। तो ऑब्वियसली बात है यार, मैंने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 में ए के, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जब भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम होने से फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बाधा होती है, बाधा कम होगी तो करंट तेजी के साथ फ्लो करेगा। सिंपल सा मीनिंग यहां से ये निकाला जा सकता है, द करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर। जो मोटा वाला वायर होगा ना भाई, उसमें से इजीली करंट फ्लो करेगा एज कंपेयर टू थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल। क्यों होगा, क्योंकि लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर स्मॉलर इट्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा उतना ही रेजिस्टेंस यानी कि बाधा कम उत्पन्न होगी। बाधा कम उत्पन्न होगी तो भाई जो भी यहां पर करंट है वो तेजी के साथ फ्लो करेगा। थिन वायर से थिक वायर में करंट ज्यादा फ्लो करता है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपल आंसर हमने लिखा। भी इसी पेज पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसी पेज नंबर 181 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ गया है। इसमें कहता है, लेट रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर इन करंट थ्रू इट। जो रेजिस्टेंस है ना, कोई कंडक्टर है भाई, उसका जो रेजिस्टेंस है उसको कांस्टेंट रखा गया है, यानी कि रेजिस्टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। बदलाव कहां पर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया जाता है तो करंट कितना होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आधा कर दिया तो करंट पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको सिंपल सी बात पता है, V से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा प्रोपोर्शनल होता है भाई I यानी कि करंट के। अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को आधा किया गया है तो करंट भी आधा हो जाएगा। सिंपल सी यहां पर सिचुएशन हमारी निकल कर आती है, और ये कहां से निकल कर आती है भाई, ओम्स लॉ से। तो हमें आंसर किस तरह से लिखना है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे द करंट थ्रू कंपोनेंट आल्सो हाफ। जो करंट है ना वो भी हाफ हो जाएगा उसकी इनिशियल वैल्यू से। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आधा होगा तो करंट भी आधा
हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें हमें दिया गया है व्हाई आर कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। आपने देखा होगा जो भी हमारी कोइल्स होती हैं टोस्टर में या फिर जो इलेक्ट्रिकल आयरन्स होती हैं उनमें हर एक में जो कोइल हैं वो किसी अलॉय की बनी होती हैं, प्योर मेटल की नहीं बनाई जाती हैं। इसका कारण हमें बताना है क्यों भाई मेटल्स की बजाय हम अलॉयज का यूज करते हैं। तो भाई देखो सिंपल सी रीजन यहां पर लिखेंगे द कोइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन एंड अदर हीटिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन प्योर मटेरियल। बिकॉज के बाद ही अपना असली आंसर शुरू होता है। दो रीजन यहां पर मेनली किए जाते हैं। पहला है द रेसिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। जो अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो है ना, अंडरलाइन कर देता हूं, रेजिस्टिविटी जो है ना वो हाई होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल्स की रेजिस्टिविटी लो होती है और रेजिस्टिविटी जो अलॉयज होती हैं उनकी ज्यादा होती है। अलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होने से मतलब वो हीट ज्यादा होंगे, रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो ज्यादा हीट भी वो हो पाएंगे। तो रेजिस्टिविटी हाई है उन अलॉयज की, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, एन अलॉय डज नॉट बर्न इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर व्हेन इट इज रेड हॉट। जो भी हमारे अलॉयज होते हैं ना वो इजीली बर्न नहीं होते हैं, वो बिल्कुल लाल हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, लेकिन वो बर्न नहीं होते हैं। मेटल्स इजीली बर्न हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, लेकिन अलॉयज पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए जो हमारे प्योर मेटल्स हैं उनकी बजाय अलॉयज का यूज किया जाता है। जो भी हमारे हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, टोस्टर, आयरन या फिर जो रोड होती है, इलेक्ट्रिकल रोड, हीटर्स होती हैं, उसमें अलॉयज का ही यूज किया जाता है। आसान सा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये दो रीजन आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन 2018 में आया था, ठीक है, तो याद करना इसको। फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अभी एक क्वेश्चन और बचा है इसी पेज 181 का, उसको सोल्व करने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन आता है पेज नंबर 81 का, 181 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है यूज द डाटा इन टेबल 12.2। बुक में जो एनसीईआरटी बुक है उसके टेबल 12.2 में जो डेटा हमें दिया गया है पेज नंबर 207 पर, उसका हमें आंसर करना है। दो चीजें हमें दी गई हैं इसमें है विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी में बेटर कंडक्टर कौन सा होगा? जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वही बेटर कंडक्टर होता है। तो आंसर में रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन टेबल में चेक करोगे तो आपको पता चलेगा 10 में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻8 ओम मीटर रेजिस्टिविटी होती है। किसकी भाई? आयरन की ये रेजिस्टिविटी होती है। और जो दूसरा मटेरियल हमारा होता है उसकी रेजिस्टिविटी होती है हमारा मरकरी। मरकरी की रेजिस्टिविटी 94 इंटू में 10⁻⁸ ओम मीटर ये रेजिस्टिविटी होती है। आप देखो 94 और यहां पर है 10, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उतना ही वो बेटर कंडक्टर होता है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? कम किसकी है? आयरन की है। तो दस आयरन इज बेटर कंडक्टर बिकॉज इट हैज लोअर रेजिस्टिविटी देन मरकरी। मरकरी से कम रेजिस्टिविटी है तो भाई वो ही बेटर कंडक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पास उसमें से इजीली होगी एज कंपेयर टू मरकरी। इसके बाद सेकंड में कहता है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। जो भी हमारा बेस्ट कंडक्टर है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में कई बार आया है, सैकड़ों बार आया हुआ ये क्वेश्चन है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो बेस्ट कंडक्टर हमेशा आपको ध्यान रखना है सिल्वर हैज द लोवेस्ट रेसिस्टिविटी, देयरफॉर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। जो सिल्वर होता है उसका सिंबल क्या होता है भाई? आपको पता होना चाहिए, उसका सिंबल होता है एजी। सुनते हो? तो एजी जो हमारा यहां पर सिल्वर का सिंबल है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी सबसे कम है। इतनी कम रेजिस्टिविटी होने की वजह से सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर को ये बना देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास 10th में तो आ ही सकता है। जो आपके बाद में एग्जाम्स होते हैं ना, कंपिटिटिव टाइप एग्जाम्स होते हैं, वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। कई बार आया है भाई इस तरह का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर हमने कर दिए हैं। पेज नंबर 181 के सभी क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया है।
एनसीईआरटी के पेज नंबर 185 पर हमारे आगे वाले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कहता है ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ओम रेजिस्टर, 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। जो भी यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है सर्किट का, जिसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो बात की गई है यहां पर 2 वोल्ट की बैटरीज होनी चाहिए और कितने सेल्स होने चाहिए भाई, इसमें 3 सेल होने चाहिए। तो सबसे पहले यही ड्रॉ करते हैं भाई। हमारा फर्स्ट सेल इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। मैंने यहां पर जो लाइन बनाई है और इस तरह से ये मेरा एक सेल बना है, ठीक है, एक सेल बना लिया। इसके बाद इसी में आगे मैंने दूसरा सेल इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर जो मेरा नेक्स्ट सेल है वो यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया। ये मेरी बैटरी बन गई। एक सेल, 2 सेल और 3 सेल हो गए हैं। यहां पर जो हमारे सेल हैं 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, टोटल कितना हो गया, 6 वोल्ट के मेरे यहां पर सेल्स हो जाते हैं। जो भी सेल बनाए गए हैं यहां पर इस साइड में हमारे नेगेटिव होता है और इस तरफ हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेल से हमने क्या बनाई, बैटरी बना ली है। ये हमारी बैटरी बन गई है। कई सारे सेल कनेक्ट कर दिए जाएं तो वो बैटरी बन जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें हमें क्या कनेक्ट करना है भाई। 5 ओम का रेजिस्टर है, 8 ओम का रेजिस्टर है और 12 ओम का रेजिस्टर है। सभी को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो भाई सिंपल सीधी बात, यहां पर इसको आगे इस तरह से बढ़ा के लेकर जाएंगे। यहां पर हम जो हमारा ए पॉइंट है ना, इसको पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद हम अपने यहां पर रेजिस्टर्स जो भी है ना वो बना देते हैं। तो ये मेरा एक रेजिस्टर हो गया, इसके बाद अगला मेरा एक रेजिस्टर हो गया, इसके बाद अगला एक मेरा रेजिस्टर हो गया और यहां पर मेरा कोई एक पॉइंट आ जाता है। अब इस पॉइंट से हम यहां पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें एक प्लग की भी इंस्टॉल करनी है, तो प्लग की के लिए जगह छोड़ के आगे इसको इस तरह से कनेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा। प्लग की इस तरह से होती है हमारी, ठीक है। ये हमारी प्लग की हो गई। यहां पर जो मेरा रेजिस्टर है, नाम लिखते चलेंगे यहां पर, ये मेरा है 5 ओम का। उसके बाद कितना है भाई, 8 ओम का रेजिस्टर है। उसके बाद 12 ओम का रेजिस्टर हमने लगा दिए हैं। अब हमेशा डायरेक्शन जो होती है करंट की वो भी हमें शो करनी होती है सर्किट में। प्लस से माइनस की तरफ वो मूव करती है। तो इस तरह से हमें एरो बना देना है। देखो ये एरो मैंने बनाया है ना, इस तरह से आपने एरो जरूर बना देना है। कम से कम 2 जगह पर आपने बना देना है, ठीक है। एक इस तरफ बना दिया मैंने, एक इस तरफ बना दिया है। ये हमारी 6 वोल्ट की बैटरी हो गई है जिसमें 3 सेल लगे हैं, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट के। यहां पर हमारे पास एक प्लग की हो गई और जो भी हमारे सीरीज में यानी कि लाइन में हमारे जो रेजिस्टर्स हैं वो भी हमने बना दिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा ये हो जाता है सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 185 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो पीछे वाले पेज पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इस तरह का सर्किट हमने बनाया था, वही हमें रीड्रॉ करना है। तो देखो रीड्रॉ तो मैंने कर दिया है, थोड़ा सा बेटर लाइंस यहां पर मैंने ड्रॉ कर दी हैं। सेम हमारा वही सर्किट ड्रॉ करने के बाद हमें बताता है पुटिंग एन एमीटर टू मेजर करंट थ्रू द रेजिस्टर एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। हमें क्या करना है भाई, हमें इसमें 2 चीजें कनेक्ट करनी है। पहली चीज कनेक्ट करनी है, इसमें हमें एक एमीटर कनेक्ट करना है। तो भाई बैटरी के इधर यही इस वाले पार्ट में हम एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां से इस तरह से एक सर्किल सा मुझे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये एमीटर हो जाएगा। अंदर लिख देना है मुझे ए। और एमीटर का जो पॉजिटिव है, बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एमीटर का, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा 12 ओम का रेजिस्टर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। भाई यहां पर हमारे पास 12 ओम का रेजिस्टर है, तो यहां पर क्या करना होगा हमें, यहां पर हम इस तरह से वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से मैं कनेक्ट करता हूं वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर जब कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव नेगेटिव ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो करंट की डायरेक्शन है वो भी हमें एरो से इस तरह से शो कर देनी है। यहां पर हमारा स्विच लगा होगा, ठीक है। यहां पर ये स्विच हमारा
हो गया है। अब हमें बताना है भाई, ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद स्विच ऑन कर दिया जाता है तो एमीटर में और वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी। सिंपल चीजें समझो, यहां पर देखो जो भी हमारे रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। चैप्टर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर सीरीज में किए गए हैं तो नेट जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इन सभी रेजिस्टर्स की वैल्यू को हमें ऐड कर देना है। तो यहां पर हमारे पास 5 ओम, उसके बाद प्लस में 8 ओम एंड देन उसके बाद हमारे पास 12 ओम, सभी को हम ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 25 ओम। सिंपल चीज हो गई। इसके बाद हमें नेट पोटेंशियल कितना दिया गया है भाई, बैटरी पोटेंशियल क्या होता है, बैटरी होती है हमारी। तो V की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 वोल्ट दी गई है। I की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं। जो हमारी I की वैल्यू होगी वही हमारा एमीटर में शो होगा, क्योंकि एमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए होता है, करंट। करंट को हम I से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है भाई, ओम्स लॉ आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू में आई आर, और इसी फॉर्मूले में V अपॉन में R हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमारा I आ जाता है। यानी कि I का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन में R। तो I के सामने यहां पर आ जाएगा V अपॉन में R कर लेता हूं भाई, V की वैल्यू 6 पुट कर देता हूं, R जो हमारा है नेट R की वैल्यू कितनी है 25, ये पुट कर देता हूं। अब इसको हमें कैंसिल करना है, 6/25 है भाई, कैंसिल करने पर जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 0.24। आप इसको खुद से कैंसिल करो और वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए से एम्पियर में वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जो एमीटर है उसमें 0.24 एमीटर रीडिंग हमें चेक करनी है। एमीटर की रीडिंग तो हमें पता चल गई, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी हमें पता करनी है। और वोल्ट मीटर की रीडिंग कहां से पता करनी है, देखो वोल्ट मीटर लगा कहां है वो हमें देखना है। जो 12 ओम का हमारा रेजिस्टर है उस पर हमने वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है। तो यहां पर हम अगर चेक करते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग को, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, V इक्वल्स टू में आई आर यूज करेंगे। तो हमारा भाई V इक्वल्स टू में हो जाएगा आई आर। V की वैल्यू हमें नहीं पता है भाई, ठीक है, हमें नहीं पता है कि भाई कितना वोल्टेज ये ले रहा है, तो V की वैल्यू तो पुट नहीं करेंगे। हमारे पास I की वैल्यू है, I की वैल्यू कितनी आ गई 0.24, तो यहां पर 0.24 मैंने रख दिया। मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है इस रेजिस्टर का 12 ओम है, तो यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.88 ये मेरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा भाई, यहां पर मेरा ये वोल्टेज हो जाएगी। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें रीडिंग मतलब 2.88 आ जाएगी। जो भी यहां पर मेरा वोल्ट मीटर लगा है उसकी रीडिंग पता चल गई हमें। जो हमारा आई यानी कि एमीटर है उसकी रीडिंग भी हमें यहां पर पता चल जाती है। एक लाइन यहां पर हम लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर रीडिंग इन एमीटर। एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी भाई, ये आ जाएगी हमारी 0.24 एम्पियर। इसके बाद जो भी हमारा वोल्ट मीटर है उसमें कितनी रीडिंग आ जाएगी 2.88, ये हो जाएगी हमारी वोल्ट्स। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लिया। अब आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। नई एनसीईआरटी के पेज नंबर 188 पर हम आ गए हैं। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी लेंदी हो सकती है, सिंपल वे में इसको समझना है। इसमें हमें कहता है जज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग कनेक्टेड इन पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमारी निकल कर आ जाती है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है अगर सभी जो रेजिस्टर्स हैं उनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है। पैरेलल अगर कनेक्ट किया जाता है तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1 अपॉन में R इक्वल्स टू में 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2। इसी तरह से आगे के जो रेजिस्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस यहां पर ऐड किया जाता है उसका रेसिप्रोकल करके। सिंपल चीजें हैं ना। तो यहां पर दो पार्ट आते हैं, A वाला पार्ट है उसके बाद B वाला पार्ट है। पहले हम A वाले पार्ट को अगर देखें तो यहां पर हमारे पास 1 ओम और 10 टू दी पावर 6 ओम दो रेजिस्टर्स हैं। A वाले पार्ट में हमारे पास क्या क्या है भाई, 1 ओम का रेजिस्टर है एंड दूसरा हमारा यहां पर 10 टू दी पावर 6 ओम वाला रेजिस्टर है। तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन में R इक्वल्स में हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू, ये R1 हो जाएगा ये R2 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। 1 अपॉन में हमारा R1 क्या आ जाएगा हमारा
1 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 1 लिख देना है, प्लस में हमारे पास 1 अपॉन में उसके बाद डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 6 लिख देना है। अब हमें एलसीएम लेकर ही इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन में आर इस साइड में हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में, अगर मैं 1 अपॉन मतलब एलसीएम लेना होगा मुझे डिनोमिनेटर्स का, 1 और 10 टू द पावर 6 का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारा 10 टू द पावर 6 आएगा। अब आगे सोल्व करने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम लेने का जो हमारा तरीका होता है। 10 टू द पावर 6 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 टू द पावर 6 और प्लस में जो भी हमारा यहाँ पर 1 है क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारा हो जाएगा। ये लगभग हमारा किसके आएगा, देखो बिल्कुल सिंपल बात है। देखो 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा 1 है उसके पीछे कितनी बार जीरो लगेगी भाई, उसके पीछे 6 बार जीरो लगेगी, 4 5 और 6, ये हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। 10 टू द पावर 6 का ये मतलब होता है। अब 10 टू द पावर 6 में हमें 1 ऐड करना है तो हमारी ऊपर क्या आ जाएगा, जो भी हमारे 6 जीरो हैं, ठीक है। अब हम 6 जीरो नहीं, हम 5 जीरो लगाएंगे और 1 ऐड कर देंगे तो लास्ट में यहां पर 1 हमारा आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये ऑलमोस्ट हमारा क्या आएगा, 0.9999 इस तरह से चलता जाएगा। और ये लगभग हमारा, ठीक है मैं लिख देता हूं, ये इक्वल होता है हमारा 1 ओम रेजिस्टर के। ये अप्रोक्स में हम वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि देखो बिल्कुल सिंपल यहां पर हमारा लगभग 1 के इक्वल है, 0.9999 अप्रोक्स 1 ओम के इक्वल हमारा ये आ जाता है। ये हो गया हमारा क्या भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसके लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट के लिए भी हम सोल्व कर लेंगे भाई। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, यहां पर हमारे पास 1 ओम 10 टू द पावर 3 ओम 10 टू द पावर 6 ओम दिया गया है। तो बी वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए भाई क्या करना होगा, हमें 1 अपॉन में आर हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में हमारे पास 1 ओम 10 टू द पावर 3 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम, इनको हमें यहां पर करना है। तो 1 अपॉन में 1, उसके बाद 1 अपॉन में 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके यहां पर 1 अपॉन में 10 टू द पावर 6 यहां पर आ जाएगा। इनको सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए क्या किया जाए भाई, जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लिया जाए। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है एलसीएम में वही हमारी आ जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 6, ठीक है। 10 टू द पावर 6 हमारा कितना होगा, 6 जीरो लगती हैं इसके पीछे, तो यहां पर हम इसको इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। टोटल 6 जीरो इसके पीछे हमें लगा देनी है। अब ऊपर वाली वैल्यूज पर आ जाते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज में ध्यान देना है आपने, अगर जिसके नीचे 1 है ना तो उसमें डायरेक्ट ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो ऊपर हमारा यहां पर कितना आ जाएगा, 1 में अगर हम 10 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां पर 6 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गई हमारी 6 जीरो। इसके बाद 10 टू दी पावर 3 है, अगर मैं यहां पर 10 टू दी पावर इसको 6 करना चाहूं तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 जीरो तो हैं, 3 जीरो और चाहिए हमें, ठीक है। तो यानी कि ऊपर हम यहां पर 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 यहां पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो नीचे है, 3 जीरो हमें ऊपर लगा देनी है। इसके बाद जिसके नीचे 6 है, मतलब 10 टू दी पावर 6 है, उसमें यहां पर हमारा 1 एज इट इज रहेगा। अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है, जिस तरफ हमारा 1 अपॉन में आर एज इट इज आ जाएगा, सभी को यहां पर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1001, उसके बाद 001 यहां पर आ जाएगा। और फिर से यहां पर हमारे पास नीचे जो वाली वैल्यू है उसमें हमारी टोटल 6 जीरो एज इट इज लगी रहेंगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट आपको जो वैल्यू है 0.9999 ये एज इट इज चलती रहेगी। ये ऑलमोस्ट इक्वल होगी किसके भाई, 1 ओम के, ठीक है। ये हमारी वैल्यू जो है वो अप्रोक्स में है। तो जो भी हमारा ए वाला पार्ट हो चाहे हमारा बी वाला पार्ट हो, दोनों में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, ऑलमोस्ट 1 ओम हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 को इसी तरह से हमने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी तरह से न्यूमेरिकल है, उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसी पेज नंबर 188 पर जो दिया गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, तो ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक इलेक्ट्रिक लैंप है यहां पर जो 100 ओम का है, टोस्टर का रेजिस्टेंस जो है
वो 50 ओम है। वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस 500 ओम है। सभी को पैरेलल कनेक्ट किया गया है और जो बैटरी है वो है, बैटरी या फिर सेल है 220 वोल्ट के सोर्स से। हमें पूछता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स दैट टेक एज मच एज करंट एज 3 अप्लायंसेज, व्हाट इज द करंट थ्रू इट। भाई 3 टोटल अप्लायंसेज हैं। 100 ओम का इलेक्ट्रिक लैंप है, उसके बाद टोस्टर है 50 ओम का, वाटर फिल्टर है 500 ओम का, सभी को पैरेलल कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट के सोर्स से, बैटरी या फिर सेल कह सकते हैं हम इसको। इसके बाद हमसे पूछता है कि एक इलेक्ट्रिकल आयरन का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको इसी सोर्स 220 वोल्ट का जो सोर्स है इससे कनेक्ट किया गया है और उतना ही करंट लेती है ये इलेक्ट्रिकल आयरन जितना हमारे ये तीनों अप्लायंसेस जिनका रेजिस्टेंस हमें दिया गया है ये लेते हैं। तो करंट बताओ कितना होगा इस आयरन, जो भी हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है इसमें। सो सिंपल सीधी बात, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा लैंप, टोस्टर और वाटर फिल्टर का हमें क्या दिया गया है, डेटा दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल लैंप जो है उसका है हमारे पास 100 ओम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टोस्टर का कितना है भाई 50 ओम, और जो हमारा फिल्टर है 500 ओम, तो यहाँ पर 50 ओम आ जाएगा। और फिल्टर का कितना है भाई 500 ओम यहाँ पर आ जाता है। हम सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इन तीनों अप्लायंसेस में कितना है। फॉर्मूला आपको पता है ना, एक साइड में लिख देता हूं 1 अपॉन में आर इक्वल्स टू में, अगर इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है तो 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2, इसी तरह से 1 अपॉन में R3 जो वैल्यूज हैं वो हमारी आ जाती हैं। तो सबसे पहले 1 अपॉन में आर रेजिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो 1 अपॉन में सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 100, उसके बाद 1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 50, उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। भाई इन सभी का हमें डिनोमिनेटर्स में एलसीएम लेना होगा। 100, 50 और 500 सभी का एलसीएम लेंगे तो 500 हमें मिल जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज पर हमें ध्यान देना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो हमारे पास 100 है, अगर हमें 500 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ऊपर हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर 5 1 जा 5 हो जाएगा, प्लस का साइन लगा लो। 50 यहां पर है, 50 को 500 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो ऊपर वाली वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा लो। हमारे पास 500 है, 500 को 500 ही रखना है तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी सेम रहेगी, 1 यहां पर आ जाएगा। हमारे पास 5 प्लस में 10 प्लस में 1, इन सभी को ऐड करने पर कितना आएगा 16 अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 500। अब हम क्या करेंगे भाई 1 अपॉन आर है, इसको पलट देंगे, आर अपॉन में 1 कर लेंगे। और मैंने आपको कई बार बताया है मैथ वाले क्वेश्चंस कराते टाइम में कि डिनोमिनेटर जो भी हमारा होता है वहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इस 1 को मैं हटा देता हूं। इसके बाद इक्वल्स टू में मैंने 1 अपॉन आर को पलट दिया है आर अपॉन 1 में, तो 16 अपॉन 500 को भी मैं पलट दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 500 अपॉन में आ जाएगा यहां पर 16। अब 16 से 500 को कैंसिल खुद से आप कर सकते हो। कैंसिल करने पर जो वैल्यू है ना वो ऑलमोस्ट आ जाएगी आपके पास 31.25 ओम। ये रेजिस्टेंस होगा हमारा, ठीक है। ओवरऑल रेजिस्टेंस हमें आर की वैल्यू मिल गई है। इसके अलावा हमारे पास वी की वैल्यू कितनी है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी कितनी है 220 वोल्ट की, तो 220 वोल्ट की बैटरी है। हमें बताया गया है कि जितना करंट यहां पर, मतलब करंट जो है इन तीनों अप्लायंसेस से जितना है उतना ही जो आयरन होगी, इलेक्ट्रिकल आयरन है वहां से है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे ओम्स लॉ का। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मैं इस तरह से लिख सकता हूं V इक्वल्स टू में आई आर होता है। अब अगर मुझे आई करना है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो V अपॉन में आर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आई इक्वल्स टू में वी आर मेरा फॉर्मूला बनता है। यही फॉर्मूला आई इक्वल्स टू में V अपॉन में आर मुझे रखना है। V की वैल्यू कितनी है भाई, V की वैल्यू हमें दी गई है 220 वोल्ट से, तो यहां पर रखेंगे 220 अपॉन में आर। रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस कितना फाइंड किया है हमने 31.25, तो इसी की वैल्यू यहां पर हमें लिख देनी है। करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसल इसको करो खुद से, आई की वैल्यू जो है वो 7 पॉइंट समथिंग आपको मिल जाएगी। ये एम्पियर में होती है, इस बात का भी आपने ध्यान
रखना है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी करंट होगा, आयरन जो हमारी है, इलेक्ट्रिकल आयरन जो है उसमें 7.04 एम्पियर का करंट है और उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 31.25 ओम। यही दो चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक आयरन का और करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस और करंट दोनों चीजें फाइंड कर ली हैं। फाइनल एक लाइन यहां पर लिख देंगे, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 31.25 ओम एंड करंट थ्रो इट इज 7.04 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो हो गया है कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लेना है इसको। अभी इसी पेज पर हमारा आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 भी आता है, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। है हमारे घरों में जो भी हमारे डिवाइसेस हैं उनको पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता है। क्या फायदे हैं पैरेलल में कनेक्ट करने के, वो फायदे हमें बताने हैं। तो एडवांटेजेस आर, 4 फायदे मैं बता रहा हूं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 फायदे लिख देने हैं, 4 का आता है तो 4 लिख देने हैं, 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है तो 2 पॉइंट वहां पर आपने लिख देने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। सो सबसे पहला पॉइंट यहां पर है वोल्टेज अक्रॉस ईच कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज सेम। जो भी वोल्टेज होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है सभी के सभी डिवाइसेस में वो सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो डिवाइसेस कैन टेक एज पर इट्स रेजिस्टेंस। जो डिवाइसेस हैं वो करंट को अपनी जरूरत के अनुसार ले सकते हैं, जितने करंट की उनको जरूरत है उतना ही करंट वो ले सकते हैं। जैसे बल्ब को, जो हमारे एलईडी बल्ब्स होते हैं उनको कम करंट की जरूरत होती है, हमारी जो हैवी चीजें होती हैं लाइक माइक्रोवेव हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये चीजें जो हैं ज्यादा करंट की इनको जरूरत होती है तो वो एज रिक्वायरमेंट जो है ना वो करंट का कंज्यूम कर सकते हैं। पैरेलल में, सीरीज में ऐसा नहीं होता है, सभी में करंट सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर सेपरेट ऑन ऑफ स्विचेस कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ईच डिवाइसेस। पता है क्या होता है, सीरीज में अगर है ना तो भाई अगर एक स्विच ऑन कर दिया सारे डिवाइसेस ऑन हो जाएंगे। अगर सीरीज में है स्विच ऑफ कर दिया, एक ही स्विच लगाया जा सकता है, स्विच अगर हमने ऑफ कर दिया तो सारे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। लेकिन पैरेलल में सभी के सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उनके सेपरेट ऑन ऑफ स्विच लगाए जा सकते हैं। इसीलिए आपने अपने घरों में देखा होगा बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। बल्ब के लिए अलग है, जो फैन है उसके लिए अलग है, या फिर और कोई डिवाइस है उसके लिए अलग अलग स्विचेस लगाए जाते हैं। ठीक है, हम अपनी जरूरत के अनुसार स्विचेस जो भी अप्लायंसेस हैं उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये फायदा होता है पैरेलल कनेक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट डिक्रीज। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 में आर। ठीक है, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1 में R1 प्लस में 1 में R2, इसी तरह से। तो यहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने का फायदा क्या होगा, हेंस अ ग्रेट करंट में बी ड्रॉन फ्रॉम सेल। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स है वहां से करंट बहुत सही तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में फ्लो कर पाता है। रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट का फ्लो बहुत बेटर हो जाता है। सीरीज में क्या होगा, करंट जो है मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट का फ्लो इसमें कम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस अगर कम हो गया, पैरेलल में कम होता है तो यहां पर करंट का फ्लो बहुत इजीली होता है। नेक्स्ट यहां पर है इफ वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज डैमेज देन अदर डिवाइस कंटिन्यू टू वर्क प्रॉपर्ली। मान लो हमारा बल्ब फ्यूज हो गया है तो हमारे घर के बाकी के डिवाइसेस तो सही तरह से वर्क करते हैं ना, यही फायदा है पैरेलल कनेक्शन का। लेकिन अगर हमने घरों में या कहीं पर भी हमारा सीरीज में हमने कनेक्शन करवाया है, सीरीज में कनेक्शन करने पर क्या होगा, मान लो हमारा अगर बल्ब फ्यूज हो गया है तो कोई भी डिवाइस वर्क नहीं करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाता है किसी भी एक डिवाइस के फेल होने से, और पूरा सर्किट जो है ना, सारे के सारे डिवाइसेस जो है ना वो भी वर्क नहीं करेंगे। जहां पर भी फॉल्ट है, जो डिवाइस फेल हुआ है उसको रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके हमारे सारे डिवाइसेस काम करेंगे। एक डिवाइस बंद तो सब कुछ बंद यहां पर हो जाता है सीरीज में, लेकिन पैरेलल में एक डिवाइस बंद हो गया तो बाकी एज इट इज वर्क करते रहते हैं। ये फायदे हैं, ये फायदे आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में हमेशा आए हैं, हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अभी और भी क्वेश्चन हैं इसी पेज पर, उनके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ये लास्ट ईयर भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम कैन कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। अगर हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम और 6 ओम है, इनको हम किस तरह से कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस हमें, ओवरऑल रेजिस्टेंस हमें फर्स्ट वाली कंडीशन में 4 ओम मिले और सेकंड वाली कंडीशन में हमें 1 ओम मिल जाए। तो एक चीज पता है आपको, दो फॉर्मूले होते हैं। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला। अगर मान लो हम तीनों को 2 3 और 6 जो ओम है इनको यहां पर लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। हमारे पास 2 ओम है, उसके बाद हमारे पास 3 ओम है, उसके बाद हमारे पास 6 ओम है। तीन रेजिस्टर्स हमारे पास हो गए हैं। अगर हम इनको सीरीज में करते हैं तो तीनों को हमें डायरेक्ट ऐड कर देना है। 6 प्लस में 3 प्लस में 2 हो जाएगा हमारे पास 11, लेकिन हमें चाहिए कितना, 4 चाहिए। अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो भी हमारी वैल्यू 4 नहीं आएगी। भाई करके आप चेक कर सकते हो वैल्यू किस तरह से आएगी, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। देखो आप, हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। जो भी मेरा यहां पर रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, सबसे पहला मेरा यहां पर क्या है भाई, 2 ओम वाला रेजिस्टर मैंने बना लिया। अब जो 2 ओम के बाद मेरी वैल्यू आती है, यहां पर मेरे पास एक रेजिस्टर आ गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर मेरे पास दूसरा रेजिस्टर आ गया। जो 2 ओम वाला रेजिस्टर है ये मेरा 2 ओम वाला रेजिस्टर हो गया, ये मेरा 6 ओम वाला रेजिस्टर हो गया, और यहां पर मेरा 3 ओम वाला रेजिस्टर हो गया। ये कुछ इस तरह से किसी बैटरी से यहां पर कनेक्ट होंगे, ठीक है। अभी यहां पर हमने किया क्या है, हमने मिक्स कर दिया है। कुछ यहां पर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, कुछ को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो देखो, जो 2 ओम है ये तो हमारा सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, लाइन में है, और जो 6 ओम और 3 ओम है ये हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं। हम इनको कैलकुलेट करेंगे। अब जो भी हमारा यहां पर सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिर्फ इन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में यहां पर 1 अपॉन में आर की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो भी रेजिस्टेंस है इन दोनों का उसको हमें पुट कर देना है। 1 अपॉन में यहां पर 6 ओम पुट कर देना है, ठीक है, ओम लिखने की जरूरत नहीं है। और 1 अपॉन में 3 हमें पुट कर देना है। इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाएगा। 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। एलसीएम अगर लेना नहीं आता है तो एक साइड में इस तरह से आप करके देख सकते हो। 7th 8th क्लास में सीख चुके हो एलसीएम लेना। तो 6 और 3 का यहां पर एलसीएम हमारा 6 आ गया। ऊपर हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, यहां पर 6 है और एलसीएम भी 6 है, तो ऊपर वाली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लो। 3 है, यहां पर एलसीएम हमारा 6 आया है। 3 को 6 बनाने के लिए यहां पर अगर हमें 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 2। 1 अपॉन में जो आर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहां पर है 1 प्लस में 2 हो जाएगा हमारा 3 अपॉन में 6 है। अब हमारी वैल्यू जो है ना, इसका रेसिप्रोकल हमें कर देना है। रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन में आर है, इसको हम पलट देंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। और जो भी यहां पर हमारा 3 अपॉन में 6 है, कैंसिल हम इसको कर सकते हैं। 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। ऊपर हमारा 1 और नीचे हमारा 2, इसको भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 अपॉन 1 होगा। मैंने आपको बताया है डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। हमारी जो रेजिस्टेंस है, जो भी पैरेलल में हमारे ये कनेक्ट किए गए हैं, इनकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 ओम निकलकर हमारी ये आ जाती है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस मान लेंगे हमारे पास ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो हमारा रेजिस्टेंस 2 और 3 का, ठीक है, यहां पर हमारा 2 और 3 का आ गया है 2 ओम निकलकर। इसके बाद हम सीरीज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओवरऑल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो R इक्वल्स टू में हमारे पास क्या होगा भाई, R2 3 कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हमारा जो R1 है इसमें ऐड कर दिया जाएगा। R2 3 की वैल्यू जो है 2 ओम हमने यहां पर फाइंड कर ली है। R2 3 की जगह पर हमारी वैल्यू हमने पुट कर दी। R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, सीरीज में है, तो डायरेक्ट यहां पर प्लस इनको किया जाएगा। तो 2 ओम हमारी वैल्यू यहां पर हमें लिख देनी है। आप देखो 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4 ओम। इस तरह से फर्स्ट वाले पार्ट को हमने सोल्व कर लिया। फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हो गया। अभी सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या चाहिए, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम चाहिए। तो भाई उसके लिए यहीं पर मैं सोल्व करा दूं, जगह कम है
तो अगले पेज पर इसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं। बी वाले पार्ट में हमें 1 ओम ओवरऑल रेजिस्टेंस चाहिए। कभी भी आपको अगर जितना भी हमें रेजिस्टेंस दिया हो, ठीक है, कोई भी R1 R2 R3 की वैल्यू दी हो, अगर हमें 1 ओम चाहिए तो सभी को आपने क्या करना है, इस तरह से कनेक्ट कर देना है, यानी कि पैरेलल कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन में R लिखूंगा, वैल्यू पुट करते चलेंगे। 1 अपॉन में यहां पर 2 हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में यहां पर 3 हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में यहां पर 6 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे ना, ऑलमोस्ट आपका 1 ही आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। चलो, जो भी हमारी वैल्यूज हैं यहां पर डिनोमिनेटर्स में इनका एलसीएम लिया जाएगा। 2 3 और 6 से एलसीएम हमारा कितना आएगा, 6 ही आएगा। ऊपर वाली वैल्यूज पर हमें ध्यान देना है। 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू में 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 वन जा 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा लो। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू में हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा। 2 वन जा 2, प्लस का साइन लगा लो। यहां पर 6 है, एलसीएम भी 6 है, तो ऊपर वाली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। 1 यहां पर हमारा एज इट इज लिखेंगे। अब यहां पर मुझे बताओ, 3 प्लस में 2 कितना हो जाता है, 5 प्लस में 1 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन में 6। कैंसिल करेंगे कितने पर भाई, 1 पर, तो हमारे पास 1 ओम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बी वाला पार्ट सिंपल था थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमने सभी को क्या कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। मिक्स से जो हमारी कनेक्शन है वो करने से हमारे पास 4 ओम आया है। इस तरह से आपको करना आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट हमने कर दिया है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी एक न्यूमेरिकल है और वो भी इंपॉर्टेंट है। उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 188 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है व्हाट इज द हाईएस्ट लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। हमारे पास 4 यहां पर रेजिस्टर कॉइल्स दी गई हैं। हमें कैलकुलेट करना है कि भाई हाईएस्ट इनमें रेजिस्टेंस किस तरह से हो सकता है और लोवेस्ट रेजिस्टेंस किस तरह से हो सकता है। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार आया है। बात करेंगे सबसे पहले ए वाले पार्ट की। ए वाले पार्ट में हमें लोवेस्ट रेजिस्टेंस, सॉरी हाईएस्ट कैलकुलेट करना है। उल्टा कर दिया ना मैंने, तो हाईएस्ट को यहां पर हम इस तरह से लोवेस्ट को यहां से हटा देते हैं और हाईएस्ट जो हमारा है उसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। ए वाले में हमें हाईएस्ट करना है, बी वाले में हमें लोवेस्ट कैलकुलेट करना है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस चैप्टर वाली वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट कब होता है, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। लोवेस्ट कब होता है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हाईएस्ट के लिए क्या करें, सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल्स टू में हमारे पास R1 R2 R3 R4 जितने भी रेजिस्टर्स हैं सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो भाई सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास यहां पर पहला रेजिस्टर हमारा 4 ओम का है, उसके बाद प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 8 ओम, उसके बाद प्लस में आ जाएगा यहां पर हमारे पास 12 ओम, उसके बाद प्लस में आ जाएगा 24 ओम। सभी को ऐड करोगे, 8 प्लस में 4 प्लस में 12 प्लस में 24, ये हो जाएगा हमारा 48 ओम। हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस हमें इन चारों के कनेक्शन करके कर सकते हैं वो कितना आएगा, 48 ओम होगा। ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। बात करें अगर हम लोवेस्ट की, लोवेस्ट किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 1 अपॉन में आर यहां पर आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे। 1 अपॉन में 4 आएगा सबसे पहले, उसके बाद 1 अपॉन में हमारे पास 8 आएगा, उसके बाद प्लस में 1 अपॉन में 12 आएगा और फिर प्लस में 1 अपॉन में 24 आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। लोवेस्ट कितना हो सकता है वो आंसर हमें मिल जाएगा। सोल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज हैं इनका एलसीएम लेना होगा। सबसे बड़ी वैल्यू 24 है, 12 के टेबल में भी 24 आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो यही हमारा एलसीएम 24 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज हमने डिसाइड करनी है। देखो बहुत सिंपल है, 4 के टेबल में 24 कितने पर आता है, 6 टाइम्स पर। तो ऊपर यहां पर हम 1 में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6 हो जाएगा, प्लस का साइन लगा लो। 8 के टेबल में 24 कितने पर आता है, 3 टाइम्स पर आता है, ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगा लो। 12 के टेबल में 24 कितने पर आता है भाई, 2 जा पर आता है, तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। उसके बाद 24 के टेबल में 24 कितने पर आता है, 1 टाइम पर आता है, तो ऊपर 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1 ही रहेगा। तो यहां पर हमारा 1 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, 1 अपॉन में जो हमारा
आर है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो डिनोमिनेटर में हमारा 24 है तो पहले इसी को लिख लेते हैं 24, ऊपर वाली वैल्यूज आप देख लो, 6 प्लस में 3 हो जाएगा 9, प्लस में 2 11, प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पर 12। ऊपर हमारे पास 12 आ गया, नीचे हमारे पास 24 आ जाता है। तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ ना, 12 वन जा 12, टू जा तो हमारे पास 1 अपॉन में आर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में आर की वैल्यू आती है 1/2। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं या फिर डायरेक्ट यहां से मैं कंक्लूजन निकाल लूं, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो देयर फोर आर इक्वल्स टू 2। जो हमारा हाईएस्ट है वो 48 ओम होगा और जो हमारा लोवेस्ट है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 ओम। इस तरह से हाईएस्ट और लोवेस्ट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। ए और बी वाले पार्ट से आप समझ गए होंगे। जितने भी हमारे पेज नंबर 188 पर क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स दिए गए थे सारे इंपॉर्टेंट हैं भाई, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यही वाला पेज है। सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा पेज है उसके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही हैं। इंटेक्स्ट में भी ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सरसाइज में भी ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं। एग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। पेज नंबर 190 पर भी 3 क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल हीटिंग एलिमेंट डज। जो भी हमारा हीटर होता है उसमें जो वायर ओपन होता है भाई वो तो हीट करता है, लेकिन जिस वायर को मतलब उस एलिमेंट कहते हैं जो ग्लो करता है, रेड हॉट हो जाता है जो, वो एलिमेंट तो हमारा ग्लो करता है, लेकिन उससे वायर से जो कनेक्ट होता है वो ग्लो नहीं करता है। क्यों, रीजन हमें बताना है। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था चैप्टर वाली वीडियो में। फॉर्मूला क्या होता है, हीटिंग का फॉर्मूला हमारा होता है यहां पर I² R/2 में T होता है। यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, ठीक है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। यहां पर हमारे पास अगर हीट है ना वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी कम हो जाती है। तो यही फंडा है भाई, एलिमेंट ग्लो करता है और जो वायर होता है वो ग्लो नहीं करता है। तो रीजन क्या है यहां पर एक्चुअल में, द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज वेरी हाई। जो भी एलिमेंट ग्लो करता है ना उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा तो वो हीट भी ज्यादा होता है, इसीलिए वो ग्लो करता है। एज करंट फ्लो थ्रो इट बिकम टू हॉट एंड ग्लो रेड। जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है तो भाई वो बहुत गर्म हो जाता है रेजिस्टेंस ज्यादा होने से, और रेड ग्लो करने लगता है, एकदम लाल वो चमकने लगता है। इसी तरह से दूसरी तरफ हमारे पास जिस वायर से उस एलिमेंट को कनेक्ट किया जाता है वो हीट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड इज लो। जो रेजिस्टेंस होता है उसका लो होता है, कम रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो हीटिंग भी बहुत कम होती है। इट डज नॉट बिकम रेड व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। उसका रेजिस्टेंस कम है, अगर उसमें से करंट पास किया जाएगा तो वो रेड हॉट नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने से हीट भी कम हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 का जो फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स है। हमें यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है भाई, 96,000 कूलम ऑफ चार्ज दिया गया है। आपको पता है ना चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। क्यू की वैल्यू हमें दी गई है 96,000। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 1 घंटे का। तो t इक्वल्स टू में हमारे पास हो जाएगा 1 आवर, ठीक है। अब यहां पर 1 आवर को अगर हम सेकंड्स में चेंज कर देंगे तो 3600 यानी कि 3600 सेकंड्स हो जाता है। 1 घंटे में इतनी सेकंड्स होती हैं। इसके अलावा हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि v की वैल्यू दी गई है भाई कितनी, 50 वोल्ट हमें दी गई है। अब हीट के कई सारे फॉर्मूले चैप्टर वाली वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। हीट का पीछे वाले पेज पर जूल लॉ ऑफ हीटिंग मैंने आपको बताया था, I² RT होता है, H इक्वल्स टू में VIT होता है। कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, मैंने आपको चैप्टर वाली वीडियो में बताया था। जैसी इंफॉर्मेशन दी गई हो उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला यूज कर लेना है। देखो रेजिस्टेंस इसमें कहीं पर भी दिया गया है, R की वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर R की वैल्यू नहीं पता है तो भाई यही ऑप्शन हमारे पास बचता है इस फॉर्मूले को यूज करने का। लेकिन उसके लिए हमें I की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। I की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, I के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू में हमारा होता है
Q अपॉन में T। Q की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 96000 यहाँ पर आ जाएगा। T की वैल्यू पुट कर दो, सेकेंड्स में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3600। ऊपर हमारे पास 20 से 20 डायरेक्ट हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 12 के टेबल में 36 भी आता है और 96 भी आता है। तो 12 के टेबल से यहां पर मैं 36 को कैंसिल करूंगा 3 टाइम्स पर और 96 को मैं कैंसिल करूंगा कितने पर भाई, 8 टाइम्स पर। एक जीरो यहां पर बच जाएगी हमारी, वो इसे 8 के ही पीछे हमें चिपका देनी है। यानी कि आई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ऊपर हमारा 80 आ जाएगा, नीचे हमारा यहां पर 3 आ जाएगा। आई हमारा होता है करंट, जिसकी यूनिट होती है क्या, एम्पियर। तो ए यहां पर हमें लिख देना है। हमें आई की वैल्यू पता है, देखो इस वाले आई की वैल्यू पता है, हमें वी की वैल्यू पता है, हमारे पास टाइम भी है, तीनों चीजें पता हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, H इक्वल्स टू में फॉर्मूला भी लिखना जरूरी है, वी आई टी हमारा फॉर्मूला हो जाता है। वी की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 50 आ जाएगी, आई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहां पर 80 अपॉन में 3 आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई में यहां पर जो टाइम है वो मुझे सेकंड्स में ही रखना पड़ेगा। टाइम की वैल्यू कितनी है, 3600 यहां पर वैल्यू मुझे रख देनी है। ये वैल्यू रखने के बाद जस्ट कैलकुलेशन हमें करनी है। अब कैलकुलेशन करने के लिए देखो 3 से यहां पर मैं 3600 को कैंसिल कर सकता हूं। 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बची हुई 2 जीरो एज इट इज पीछे लगा देनी है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर है ना वो क्या आएगा, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं अभी फाइंड करके आपको बता देता हूं। वीडियो को रोक के आप खुद से भी कैलकुलेट इसको कर सकते हो। देखो सिंपल है, 5 8 जा ये हो जाता है हमारा यहां पर 40। उसके बाद जो 40 है उसके पीछे 50 वाली जीरो और 80 वाली जीरो, ये 2 जीरो हमें लगानी पड़ेंगी। उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारा 1200 एज इट इज यहां पर रहेगा। अब आगे कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 4 जा 48 हमारा हो जाएगा। पीछे कितनी जीरो लगेंगी, 3 जीरो ये वाली और 2 जीरो ये वाली, यानी कि टोटल 5 जीरो हमें लगानी होंगी। तो 1 2 3 4 5, ये जो हमारी हीट होती है, हीट एक एनर्जी होती है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल्स होती है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4.8 इंटू में 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 6 जूल इतनी हीट यहां पर जनरेट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कितनी हीट जनरेट होगी, 4.8 इंटू में 10 टू दी पावर 6 जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसी पेज नंबर 190 पर, उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसी पेज नंबर 190 का लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। हीट के पीछे वाले पेज पर दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखे थे, वही 2 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हीट से ही रिलेटेड है। तो इसमें दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। जो भी हमारी आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, जो कपड़ों पर यूज की जाती है, उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, 5 एम्पियर का वो करंट लेती है, 30 सेकंड में कितनी हीट जनरेट हो पाएगी। हमें क्या क्या दिया गया है, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 20 ओम दी गई है। इसके बाद हमें करंट यानी कि आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 एम्पियर दिया गया है। इसके बाद हमें टाइम की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 30 सेकंड। फॉर्मूला देखो कौन सा लगा सकते हैं, हमारे पास आई की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू भी है, तो जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला जूल लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है। H इक्वल्स टू में फॉर्मूला हो जाएगा हमारा आई स्क्वेयर आर टी। तो आई की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे 5 और उसका स्क्वायर कर देंगे, इनटू में आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, इनटू में टाइम की वैल्यू 30 हमें आ जाएगी। ठीक है, और जो भी हमारी वैल्यूज हैं, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर हमारी हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी के लिए हमारी यूनिट क्या होती है मेजर करने के लिए, जूल ये यूनिट होती है। अब सिंपली है, इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए भाई 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा। इसके बाद 20 और 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब 25 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 6 150 हो जाएगा। उसके बाद दो जीरोज हैं, इसके पीछे एज इट इज लगा देनी है।
इतना जूल हीट यहां पर डेवलप होगी 30 सेकेंड्स में। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आपने, जब भी हीट वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो तो जो भी आप टाइम की वैल्यू है वो हमेशा सेकंड में ही रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, या फिर आपका आंसर है इस तरह से भी लिख सकते हो, 1.5 इंटू में 10⁴ जूल। इस तरह से लिखोगे तो कोई भी नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो भी हमें हीट डेवलप का लिए पूछा गया था वो हो जाएगी 1.5 इंटू में 10⁴ जूल। हीट हमारी एक एनर्जी होती है, इसीलिए इसकी यूनिट जूल होती है। 190 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, लेकिन अभी भी इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी सोल्व करेंगे। तो उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में नई एनसीईआरटी बुक का लास्ट हमारा पेज है 192। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर बाय करंट। हर एक सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो किस तरह की एनर्जी डिलीवर करेगा, ये हमें बताना है। ये कौन डिटरमाइन करता है, कौन डिसाइड करता है। करंट कई बार हीट एनर्जी डिलीवर करता है, करंट कई बार लाइट एनर्जी डिलीवर करता है। तो ये कौन तय करता है कि भाई हीट एनर्जी डिलीवर करेगा, लाइट एनर्जी डिलीवर करेगा? ये तय करने का काम होता है रेजिस्टेंस का। एक वर्ड में आप आंसर लिख सकते हो, या फिर लाइन बनाकर लिखना है तो इस तरह से लिख देना है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर बाय करंट। रेजिस्टेंस ये डिटरमाइन करता है, रेजिस्टेंस ये तय करता है कि किस तरह की एनर्जी डिलीवर की जानी है सर्किट में। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस तरह से कर लेना है उसको, सिर्फ एक वर्ड लिख के आ जाना, रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम आ गए हैं। इसमें हमें कहता है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। देखो दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक तो पावर फाइंड करनी है, दूसरा हमें एनर्जी भी फाइंड करनी है। और एनर्जी कितनी देर में एनर्जी कंज्यूम हुई है, 2 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, ये भी हमें पता लगाना है। तो पावर के लिए हमारा फॉर्मूला मैंने आपको चैप्टर वाली वीडियो में बताया था, पावर इक्वल्स टू में V इंटू में I हमारा होता है। ये सिंपल फॉर्मूला पता होगा आपको पावर का। अब हमें दिया क्या गया है, देखो एम्पियर में हमारे पास क्या दिया गया है, आई की वैल्यू हमें एम्पियर में दी गई है, जो होती है हमारी 5 एम्पियर। इसके बाद हमें यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है भाई, 220 वोल्ट्स दी गई है। हमें यहां पर टाइम दिया गया है, टाइम की वैल्यू हमें 2 आवर्स दी गई है। अगर हम इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले 2 आवर्स है तो 2 लिख लो, मल्टीप्लाई में हमारे पास है एक घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं। आप कह दोगे भैया ये होती हैं 3600, मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 से इंटू 2 करेंगे, 36 2 जा होता है 72, 2 0 पीछे लगा देनी है, 2 घंटे में इतनी सेकंड्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम फाइंड करने जाते हैं पावर, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर का हमारा फॉर्मूला शीट जो मैंने आपको बताई थी ना, फॉर्मूला शीट से आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, V इंटू में I होता है। V की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी भाई, V की वैल्यू जो हमारे लिए निकल कर आती है, यहां पर हमें V की वैल्यू 220 और A की वैल्यू 5 पुट करनी है। V की जगह पर आ जाएगा हमारा 220, मल्टीप्लाई में I की वैल्यू 5 हमें रख देनी है। 220 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1100। और पावर किस में होती है भाई, वाट में होती है। तो ये हो गया हमारा यहां पर पावर, कितनी पावर मिलेगी हमें यहां पर, 1100 वॉट पावर मिलेगी। अब सेकंड हमें फाइंड करना है भाई एनर्जी। एनर्जी हमारा क्या होता है, एनर्जी इज अ सिंपल, हम हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट का फॉर्मूला आपको पता है ना, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू में हमारे पास होता है VIT, ये फॉर्मूला होता है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो हीट की जगह पर मैं E लिख सकता हूं, VIT मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। अगर यहां पर मैं एनर्जी फाइंड करने जाता हूं तो एनर्जी के लिए कितना हो जाएगा भाई, एनर्जी के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना होगा VI और T फॉर्मूला आ जाएगा। V की वैल्यू देखो, V इंटू में I की वैल्यू, VI की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है भाई, 1000 है। तो VI की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 1100, ये हमने पुट कर दिया। इसमें हमें जस्ट T को मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी सेकंड्स में कन्वर्ट करके करना है, ये बात का आपने ध्यान रखना है। वैल्यू पुट कर देंगे 7200। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कमेंट करके बताओ इसका आंसर आपका क्या निकल कर आता है। ये आंसर जो भी आएगा वो जूल में होगा, ठीक है। यहां पर
आंसर आपने लिख देना है ब्लैंक स्पेस पर, और जो भी हमारा 192 पेज नंबर पर दो क्वेश्चंस दिए गए थे वो हो जाते हैं कंप्लीट। इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पेज के साथ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं इन टेक्स्ट में जो भी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को अभी के अभी शेयर भी कर देना है, और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10th की, मैथ की, साइंस की या अदर सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं चैनल पर इसी तरह से आती रहेंगी। इसके अलावा ग्रीन बोर्ड चैनल पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियोस हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो चैप्टर वाली वन शॉट वीडियो है, इन टेक्स्ट वाली क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, फॉर्मूला शीट मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले बता दिए गए हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी अलग से वीडियो बनाई गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमारा ये चैप्टर है इसकी जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। एग्जाम में जाने से पहले सभी वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेना और समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में इन वीडियोस में जो जो कराया गया है उससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना, उनको शेयर भी अपने क्लासमेट्स के साथ कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।